हाय फ्रेंड्स, मैं पूजा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल लेडी बर्ड एजुकेशन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी पुरानी वीडियोस पसंद आ रही होगी। हम लोग ज्योग्राफी की सीरीज़ देख रहे हैं, इसमें हम नदी तंत्र के बारे में देख रहे हैं। तो आज हम देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत के नदी तंत्र के बारे में। हमने अपने पिछले वीडियो में सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में देखा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो नदी तंत्र से समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा होगा। अगर आप लोगों को हेल्पफुल हो रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज हम देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत के नदी तंत्र के बारे में। चलिए चलते हैं हम अपने आज की वीडियो की तरफ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां आज हम देखते हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्क्राइब किया था अपने वीडियो में कि मुख्य रूप से जो है दो तरह से ही नदियां भारत में है। एक हिमालयी नदी तंत्र है और दूसरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। और यह मुख्य रूप से दो जगह, एक अरब सागर की ओर बहती हैं और एक बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में भी मुख्य रूप से जो नदियां हैं वह अरब सागर में कुछ बहती हैं और कुछ बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती हैं। तो आज हम मुख्य रूप से दोनों नदी को पार्टीशन करके देख लेंगे। तो हम देख लेते हैं एक ओवरऑल फ्लो चार्ट के तौर पे कि अरब सागर में कितनी नदियां लगभग मिलती हैं मुख्य रूप से और बंगाल की खाड़ी में कितनी नदियां मिलती हैं। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं अरब सागर में मिलने वाली नदियां। अरब सागर में जो नदियां मिलती हैं वह लूनी है, नर्मदा है, ताप्ती है, काली है, साबरमती, माही, मांडवी, जुआरी, पेरियार, शरावती और पुम्बा नदी। इस तरह की जो कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं ये अरब सागर में मिलती हैं। इसके साथ ही अन्य छोटी छोटी नदियां भी हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है, कभी कभार उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों का पहले क्लियर हो जाता है तो आप उन नदियों के बारे में भी देख सकते हैं। कुछ और नदियां हैं जो नदी घाटी परियोजना के दृष्टिकोण से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब हम नदी घाटी परियोजना वाला चैप्टर देखेंगे तो वहां पे हम उन नदियों के बारे में चर्चा कर लेंगे। या नहीं तो किसी मंदिर के कारण प्रसिद्ध है, या नहीं तो कोई फेमस जो शहर है उस नदी के किनारे अवस्थित है, उस तरह से वह नदी जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम आने वाले वीडियोस में उन नदियों के बारे में भी देख लेंगे। आगे हम देख लेते हैं बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती है हमारी। प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं उनमें है गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, वैगई, स्वर्णरेखा, ताम्रपर्णी, बैतरणी और ब्राह्मणी। इस तरह की मुख्य नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इनसे काफी ज्यादा क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली कई बार पूछे गए हैं और इन नदियों की भी काफी सारे छोटी छोटी सहायक नदियां हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कदार पूछे जाते हैं। उसे हम आगे आने वाले वीडियोस में देख लेंगे। इसके साथ ही हम देख लेते हैं प्रायद्वीपीय भारत की जो 3 बड़ी लंबी नदी है उसके बारे में। बाकी तो नदियां हैं उनकी भी लंबाई है, लेकिन हम टॉप 3 को देख लेते हैं। सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी नदी है, उसके बाद कृष्णा नदी है और उसके बाद महानदी है। गोदावरी नदी की लंबाई जो है वो 1465 किलोमीटर है, कृष्णा नदी की लंबाई जो है वो 1401 किलोमीटर है और महानदी की लंबाई जो है वो लगभग 858 किलोमीटर है। इस तरह से टॉप 3 नदियां जो लंबाई के दृष्टिकोण से प्रायद्वीपीय भारत की है वो गोदावरी, कृष्णा और महानदी है। सबसे पहले हम अपने अरब सागर में मिलने वाली नदियों के बारे में आज देखेंगे। अरब सागर में मिलने वाली सबसे पहले हम नदी जो देखेंगे वह लूनी नदी देखेंगे। लूनी नदी का जो उद्गम स्थल है वो राजस्थान के अजमेर जिले में अरावली की श्रेणी में नाग पहाड़ को माना जाता है। इस नदी को जो है आधी मीठी आधी खारी नदी भी कहा जाता है, क्योंकि आधे दूर तक इसका जल जो है मीठा है और आधे दूर तक इसका जल जो है खारा है। अंत में यह बहते हुए जो है कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। इसे अंतर्वाही नदी भी कहा जाता है। यह भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है जो कि जमीन के अंदर से भूमिगत रूप से बहती है। यह साथ ही लूनी नदी के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है, इसे राजस्थान की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है वह छत्तीसगढ़ राज्य में मैकाल पर्वत में अमरकंटक के पठार से माना जाता है और यह सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में भ्रंश घाटी में बहती हुई नदी है और अंत में जाकर के यह अरब सागर में मिल जाती है। इसके साथ ही नर्मदा नदी के बारे में जो और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यह मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट जो है धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। साथ ही यह बहते हुए अरब सागर में मिलने से पहले या कैम्बे की खाड़ी में मिलने से पहले जो है एस्चुरी का निर्माण करती है। तो एस्चुरी और डेल्टा में अंतर होता है, कोई भी स्टूडेंट कंफ्यूज ना करें। एस्चुरी अलग है, डेल्टा अलग है।
हम एक लाइन में देख लेते हैं कि डेल्टा और एस्चुरी में क्या अंतर है। डेल्टा और एस्चुरी में जो मुख्य अंतर है वो हम यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा। डेल्टा जो है नदी समुद्र में मिलने से पहले वितरिकाओं में बढ़ती है, दलदली भूमि का निर्माण करती है और उसके बाद जाकर के वह खाड़ी में या सागर में मिलती है। और एस्चुरी क्या है कि यह डायरेक्ट जितने भी गाद लेकर के आती है वह डायरेक्ट समुद्र में गिर जाता है और समुद्र की लहरों के द्वारा उन गाद को जो है अपने साथ समेट करके ले जाया जाता है। तो यह मुख्य रूप से एस्चुरी का जो है फंक्शन है और डेल्टा का जो फंक्शन है वह बिल्कुल अलग है इससे। इस तरह से हम देख लेते हैं कि एस्चुरी जो भी नदी अपने साथ गाद लाती है वह समुद्र में समा जाता है और डेल्टा में जो है जो भी नदी अपना गाद लाती है वह जमा कर देती है, वितरिकाओं में बट करके वह जो है नदी समुद्र में मिलती है। इसके साथ ही हम नर्मदा नदी के बारे में एक और फैक्ट देख लेते हैं। सरदार सरोवर बांध जो है वह नर्मदा नदी पर ही बनाया गया है। नदी घाटी परियोजना में हम आगे इसे देख लेंगे डिटेल में। इसके साथ ही नर्मदा नदी जो है वह प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद हम देख लेते हैं ताप्ती नदी के बारे में। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रेणी को माना जाता है और यह नदी भी भ्रंश घाटी से बहती हुई अरब सागर में मिलती है और सागर में मिलने से पहले यह नदी भी नर्मदा के जैसी ही एस्चुरी का निर्माण करती है, यानी डायरेक्ट ये अरब सागर में गिर जाती है। जितने भी गाद वगैरह होते हैं वह समुद्र द्वारा बहा करके ले जाया जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं साबरमती नदी के बारे में। साबरमती नदी जो है पश्चिमी भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है और यह राजस्थान के उदयपुर जिले के अरावली की पहाड़ियों से जो है निकलती है। इसके साथ ही हम देख पाते हैं कि राजस्थान से बहते हुए यह गुजरात होते हुए अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसके साथ ही हम देख लेते हैं कि भारत के दो प्रमुख नगर अहमदाबाद और गांधीनगर जो है वह साबरमती नदी के किनारे ही स्थित हैं। इस दृष्टिकोण से भी यह नदी जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। हम नदी एवं उनके किनारे स्थित शहरों के बारे में जब हम चैप्टर देखेंगे तो वहाँ पे हम इसके बारे में भी देख लेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं माही नदी के बारे में। इस नदी से कई बार काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। इसका उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश के थार जिले से विंध्याचल की श्रेणी से होता है और यह खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। यह एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन कई बार हर तरह के एग्जाम में पूछा गया है, तो इस दृष्टिकोण से यह नदी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके साथ ही हम देखते हैं माही नदी का जो है धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व काफी ज्यादा है। इसी नदी के किनारे जो है आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला बानेश्वर मेला लगता है, जिसे कि आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं जुआरी नदी के बारे में। मांडवी और जुआरी नदी से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यह गोवा राज्य में बहने वाली नदी है और एक तरह से यह जो है जुआरी नदी है, ज्वार से इसका निर्माण हुआ है। तो साथ ही हम देख लेते हैं मांडवी नदी को जो है गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है और यह जीवनदायी नदी के नाम से भी जानी जाती है। साथ ही मांडवी नदी पर ही दूध सागर और वज्रपोहा नाम का जो है जलप्रपात है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन दूध सागर जलप्रपात के बारे में। साथ ही गोवा राज्य जो है किस नदी के किनारे स्थित है, या कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसके दृष्टिकोण से भी यह नदी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद हम देख लेते हैं शरावती नदी के बारे में। शरावती नदी का उद्गम स्थल जो है कर्नाटक राज्य है और इस पे इसका मुख्य फैक्ट जो है वह है इसी नदी के ऊपर जोग या गोरसप्पा नामक जलप्रपात है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। जब हम जलप्रपात का चैप्टर देखेंगे तो वहां हम डिटेल में इसके बारे में देख लेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं पेरियार नदी के बारे में। इसका उद्गम स्थल जो है तमिलनाडु है और शिवगिरी की पहाड़ियों से यह निकलती है। केरल राज्य की सबसे बड़ी नदी जो है पेरियार नदी ही है। इसके साथ ही हम देख लेते हैं कि इसी नदी के किनारे जो है बेम्बनाद झील स्थित है। झीलों के चैप्टर में हमने देखा था, काफी इंपॉर्टेंट झील है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इसी के साथ इस नदी को जो है केरल की जीवन रेखा या महादायी नदी भी कहा जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं पुम्बा नदी के बारे में। यह केरल राज्य के पुलाची मलाई पहाड़ियों से निकलती है। पुम्बा नदी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि केरल का प्रसिद्ध सबरीवाला मंदिर जो है वह इसी नदी के किनारे स्थित है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है सबरीवाला मंदिर से।
अभी तक हमने प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य नदियों के बारे में देखा, जो कि अरब सागर में बहते हुए गिरती हैं जाकर के, या खंबात की खाड़ी में या कच्छ के रण में गायब हो जाती हैं। मुख्य रूप से वह अरब सागर की ओर बहने वाली नदियां हैं। अब देखेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में, जिसमें मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो शामिल है, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसमें है गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, वेगई, स्वर्णरेखा, ताम्रपर्णी, बैतरणी, ब्राह्मणी। इस तरह की नदियां जो है वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और भी कई छोटी छोटी नदियां हैं, पर वो इनकी सहायक नदियां ही हैं और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट शेयर करती नहीं हैं। हम मुख्य रूप से इन्हीं नदियों के बारे में देखेंगे जिनके की इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गोदावरी नदी के बारे में। इसे दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं और प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र का निर्माण जो है वह गोदावरी नदी करती है। और हमने पहले भी देखा है गोदावरी नदी की लंबाई सबसे अधिक है, 1465 किलोमीटर के करीब यह नदी बहती है। इस नदी का उद्गम स्थल जो है वह महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर पठार से है और यह कुल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से होते हुए जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके साथ ही हम देखेंगे गोदावरी नदी की मुख्य सहायक नदियों में जो है वेनगंगा, पेनगंगा, मजीरा, इंद्रावती, प्राणहिता, दूधना, पूर्णा, प्रवरा, इस तरह की नदियां जो है वो गोदावरी नदी की मुख्य सहायक नदियों में आती है। मुख्य रूप से एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया वह कई बार सहायक नदियों से ही पूछ लिया जाता है। बाकी जो भी इसकी सहायक नदियां या मेन नदी पे जो भी नदी घाटी परियोजना है या मुख्य रूप से जो शहर अवस्थित है वो हम अपने आने वाले वीडियोस में देख लेंगे। अभी हम गोदावरी नदी तंत्र के बारे में मुख्य रूप से जो है इसकी सहायक नदियों को ही देखेंगे और गोदावरी नदी को हमने देखा। इसके बाद हम देखेंगे महानदी के बारे में। महानदी का उद्गम स्थल जो है छत्तीसगढ़ में रायपुर के समीप सिंघवा पहाड़ी को माना जाता है। यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में बहते हुए जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके साथ ही महानदी के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो विश्व का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध जो है वह महानदी पर ही बनाया गया है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया, हर तरह के एग्जाम में पूछा गया। इस दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी हम डैम और प्रोजेक्ट्स पढ़ेंगे तो उस वीडियो में हम डिटेल देख लेंगे। अभी हम बस नदियों के बारे में देख रहे हैं तो विशेष रूप से हमने बस उतनी सी चर्चा कर ली। आगे हम देख लेते हैं कृष्णा नदी तंत्र के बारे में। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी में शामिल है। इसका उद्गम स्थल जो है महाराष्ट्र के निकट पश्चिमी घाट से महाबलेश्वर से माना जाता है। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी तंत्र में है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली भी दूसरी बड़ी नदी है। मुख्य रूप से यह नदी जो है वह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहते हुए आंध्र प्रदेश में या बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसके बाद हम देख लेते हैं कृष्णा नदी की जो मुख्य सहायक नदियां हैं उसमें भीमा है, तुंगभद्रा है, कोयना है, घाटप्रभा है, मालप्रभा है, मूसी है, पंचगंगा है, दुग्ध गंगा है। इस तरह से ये सारी नदियां जो है कृष्णा नदी की सहायक नदियों में शामिल है। इसी के साथ कृष्णा नदी के बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है वह नागार्जुन सागर बांध जो है वह कृष्णा नदी पर ही बनाया गया है। जब हम बांध और नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ हम डिटेल से देख लेंगे अपने आने वाले वीडियो में। इसके बाद हम देख लेते हैं कावेरी नदी के बारे में। कावेरी नदी तंत्र भी प्रायद्वीपीय भारत की जो है बड़ी नदी तंत्र में शामिल है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों के समीप माना जाता है, कुर्ग जिले में। कावेरी की मुख्य सहायक नदियां जो है हेमवती, शिमला, अमरावती, अर्कावती, स्वर्णवती, भवानी और छोटी छोटी कई इसकी सहायक नदियां हैं। साथ ही कावेरी नदी के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया है क्योंकि गंगा का नाम लेकर के प्रायद्वीपीय भारत में दो नदी को जोड़ा जाता है। एक तो दक्षिणी गंगा जो कि गोदावरी नदी को कहा जाता है और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। यह सालों भर इसमें पानी भारी मात्रा में रहता है क्योंकि यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून या लौटते हुए मानसून से वर्षा का जल प्राप्त करती है और सालों भर जो है इसमें पानी रहता है। कावेरी नदी काफी ज्यादा हाईलाइटेड नदी है क्योंकि इसके जल का बंटवारा राज्यों के बीच में विवाद का विषय बना हुआ है। इस कारण से यह नदी जो है काफी ज्यादा चर्चा में रहती है। साथ ही कावेरी नदी के किनारे हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तिरुचिरापल्ली जो है वह कावेरी नदी के किनारे ही स्थित है। इसके साथ ही कावेरी नदी के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। कावेरी नदी के द्वारा कर्नाटक राज्य में भार चुक्की और बालमुरी नाम का 2 जलप्रपात बनाया जाता है। इसके बाद तमिलनाडु में होगेंकल जलप्रपात बनाया जाता है जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है।
इसके साथ ही कावेरी नदी के बारे में एक और फैक्ट है कि यह तमिलनाडु क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी में मिलने से पूर्व एक समकोणिक डेल्टा का निर्माण करती है तंजावुर जिले में। हमने इससे पहले डेल्टा और एस्चुरी की चर्चा की है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को डेल्टा और एस्चुरी समझने में कोई ज्यादा मुश्किल होगा नहीं। तो कावेरी नदी जो है वह एस्चुरी का नहीं बल्कि डेल्टा का निर्माण करती है, एक समकोणिक डेल्टा का निर्माण करती है। क्योंकि यह क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि आपके पास 4 ऑप्शन दे देगा, 4 नदियां दे देगी, इसमें से कौन नदी जो है एस्चुरी बनाती है और कौन सी नदी जो है डेल्टा का निर्माण करती है, यानी तो मिलान करने के लिए दे देगा या बेसिकली जो है ऑड वन आउट के लिए क्वेश्चन आता है एस्चुरी और डेल्टा कौन नदी बनाती है। इसके बाद हम देख लेते हैं पेन्नार नदी के बारे में। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल जो है कर्नाटक के नंददुर्ग से होता है और यह मुख्य रूप से पूर्व की ओर बहती हुई आंध्र प्रदेश तमिलनाडु होते हुए जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। पेन्नार नदी दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदियों में से है क्योंकि यह लगभग 970 किलोमीटर लंबी पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद हम देखते हैं दक्षिण भारत की एक और महत्वपूर्ण नदी के बारे में जो कि वैगई नदी है। वैगई नदी का उद्गम स्थल जो है वह मदुरई के समीप तमिलनाडु में वसुनाग पहाड़ से होता है। काफी ज्यादा फेमस शहर मदुरई वैगई नदी के किनारे ही स्थित है। यह पूर्व की ओर बहती हुई पाक की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। इसके बाद हम दक्षिण भारत की एक और महत्वपूर्ण नदी के बारे में देख लेते हैं जो कि ताम्रपर्णी नदी है। यह इलायची या कार्डमम हिल से निकलती है अगस्त्यामलाई चोटी से और दक्षिण की ओर बहती हुई जो है वह मन्नार की खाड़ी में गिर जाती है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि वैगई नदी जो है वह पाक की खाड़ी में गिरती है और ताम्रपर्णी नदी जो है वह मन्नार की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद हम प्रायद्वीपीय भारत की एक और महत्वपूर्ण नदी के बारे में देख लेते हैं जो कि स्वर्ण रेखा नदी है। यह झारखंड की राजधानी रांची के समीप से निकल करके उड़ीसा राज्य में जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में जितनी भी औद्योगिक इकाई यहाँ पे स्थापित है उसका प्रदूषित जल इस नदी में मिलने के कारण यह नदी अत्यधिक प्रदूषित हो गई है, जिसके कारण इसमें जीव नहीं पाए जाते हैं और इस कारण से इसे जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं बैतरणी नदी। बैतरणी नदी जो है उड़ीसा के क्योंझोर पठार से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा में ही मिल जाती है। इसी के साथ हम देख लेते हैं ब्राह्मणी नदी जो कि छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और उड़ीसा क्षेत्र में जो है मुहाना बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोगों ने मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में देखा। मुख्य रूप से अरब सागर में मिलने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों को हमने आधा आधा करके देख लिया। इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये काफ़ी हेल्पफुल होगी। मैं अपने आने वाले वीडियो में वन लाइनर और भी डिटेल में लेकर के आऊँगी। वन लाइनर के साथ में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और वो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल भी होंगे। तो मेरे वीडियो में बने रहें। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको और किस तरह के कंटेंट चाहिए। मैं ज़रूर आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश करूंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय।